हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक की रिवीजन। ये पूरा रिवीजन होगा, आपको इसके बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट। ऑफ कोर्स थ्योरी इसमें है, न्यूमेरिकल्स तो है नहीं। थ्योरी पार्ट का मतलब हो गया जो इसका वर्किंग पार्ट है कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ये रिवीजन क्लास है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। आपने पहले कभी नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिवीजन। तो सबसे पहली बात, इसको बेसिक्स में जाते हैं और इसके बेसिक्स पे पहचानते हैं क्या क्या बेसिक्स हमारे को पढ़ना है इसमें। ठीक है, बेसिक्स को जाने बगैर फिर मजा नहीं आता है, राइट। तो सबसे बेसिक, होपफुली आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा। सबसे बेसिक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द डी सबसेल। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं ना, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में इंटर करेगा, डी सबसेल में इंटर करेगा। होता है ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया होगा तो। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी है ना वो S और P ब्लॉक के बीच में आता है, इसलिए D ब्लॉक को बीच में रखा गया है। S ब्लॉक P ब्लॉक, आपने अगर देखा होगा पीरियडिक टेबल, लेफ्ट में S होता है, S ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट में P ब्लॉक, और बीच में जो सेक्शन होता है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। इनका जो प्रॉपर्टी होता है बिटवीन S एंड P के बीच में लाई करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी ना बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो 4 तरीके के सेक्शन होते हैं इसमें। क्या क्या होते हैं देखते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको पहले बोलते हैं 3D सीरीज, जो काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। 3D सीरीज हम लोग स्टडी करते हैं ना। 3D सीरीज में क्या क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है। तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या यूं कह लें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सब कुछ आपको याद होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, याद होनी ही चाहिए। 4D सीरीज भी होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड तक ही आपके लिए काफी है, लेकिन जहां तक याद करने की बात है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो इसके लिए 3D वाले के लिए ही चाहिए। स्कैंडियम, टिटानियम, राडियम, प्लूटोनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आप जो 4D सीरीज है, ये इट्रियम से स्टार्ट होता है और कैडमियम पे खत्म हो जाता है। तो इसमें याद आपको नहीं करना है, बस फाइनल आपको 2 याद करने हैं, इनिशियल और फाइनल, लास्ट वाले। 5D सीरीज में जो होता है, पहला मेंबर लैंथेनम है, उसके बाद मर्क्यूरी है, Hg। तो मोटा मोटा एक आइडिया रख लो कि दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना। तो मोटा मोटा आप याद कर लो कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है कि 5D सीरीज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5D वाले में इंटर करता है। ठीक है, बाकी पहले वाले के लिए सब याद होने चाहिए, इतना काफी होता है। ठीक है ना, इतना काफी है आपके लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बच्चों को नहीं पता होता है इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली है क्या। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया, वो भी आप देख सकते हो। और ये बड़ा सिंपल है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी कि सॉलिड, इनटू फ्री एटम्स। फ्री एटम्स का मतलब एटम में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, वो फ्री एटम की तरह बिहेव करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सही बात है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा हीट चाहिए होता है ताकि वो फ्री एटम बन जाए। इट फर्स्ट इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम इन द मिडिल ऑफ द सीरीज एंड द डिक्रीजेस रेगुलरली। ठीक है, देखो मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रिप्टन, मैंगनीज, आयरन, इसमें आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरे से भी बॉन्डिंग बना लेते हैं। देखो जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या होता है, उसकी जो बॉन्डिंग होती है दूसरों से वीक होती है, क्योंकि वो अपने आप में सेटिस्फाइड माना जाता है। लेकिन जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करता है, दूसरों से बॉन्ड बनाना चाहता है और बॉन्ड बना लेता है, तो उसकी फिर जो बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। उसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, अलग अलग एटम्स में सेपरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है ना। दूसरी बात है कैटालिटिक बिहेवियर।
कैटलिस्ट वाला बिहेवियर बहुत होता है इनमें, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन जो देने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है, और इनके पास सरफेस एरिया भी काफी होता है। तो कैटलिस्ट के पास क्या चाहिए, सरफेस एरिया ही तो चाहिए। तो ध्यान से पढ़ते हैं। मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स particularly oxides act as catalyst for a number of chemical reactions। ठीक है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये एज ए कैटलिस्ट वहां होते हैं, इनकी जरूरत होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड देयर कंपाउंड्स आर द कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। आपको कुछ एग्जांपल याद होने चाहिए। आयरन, कोबाल्ट, निकल याद कर लो, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। All transition metals show multiple oxidation states and have large surface area। ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो पूछेगा ना भाई क्यों कैटलिस्ट की तरह क्यों बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं डी ब्लॉक वाले, क्या बोलेंगे, सो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लार्ज सरफेस एरिया, ऑल मेटल्स वर्क एज ए कैटलिस्ट। ठीक ना, बढ़िया है, इजी है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये बहुत ज्यादा इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। अब ये पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख के सीख सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब हो गया ये जो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक मेटल्स, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स में गैप्स होते हैं। उस गैप्स में छोटे एलिमेंट ट्रैप्ड हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब ट्रैप्ड हो जाते हैं अंदर जाकर के, और वो पूरे ट्रांजिशन मेटल्स को और हार्ड बना देते हैं। उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखते हैं, interstitial compounds are known for transition metals as small sized atoms of hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc. can easily occupy positions in the voids, मतलब जो गैप है, voids present in the crystal lattices of transition metals। Characteristics of interstitial compounds, तो कॉमन सेंस की बात है ना, कोई अगर फ्रेंड्स हमारा अकेला है तो उसको तो दोस्त चाहिए, कोई तो अगर दोस्त उसको मिल जाता है, कोई फ्रेंड उसको मिल जाता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है वो, राइट। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही सॉलिड बन जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ही हार्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अपने आप में सेटिस्फाइड है। रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को रिटेन करेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नॉन स्टोइचोमेट्रिक है, सो नॉन स्टोइचोमेट्रिक की बात याद नहीं भी याद करते हो तो बाकी के 2-3 पॉइंट काफी होते हैं इसके लिए। ठीक है ना, ये हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। चलो अच्छी बात है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे रंगीन मिजाज के होते हैं। ये रंगीन मिजाज का मतलब ये बहुत सारे कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। रंगीन मिजाज का मतलब वो नहीं, रंगीन मिजाज का मतलब दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल्स, जब कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का घूमना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, मूव कर रहा है, तब कलर होने के चांसेस हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रैप्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है उसके मोशंस, तो वहां पर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे। तो कलर्ड के लिए बेसिकली, जो कलर के लिए बेसिकली ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में आ जाए, जो भी इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस तभी बनते हैं, कलर हमारे को विजिबल किसी केमिकल रिएक्शन में तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल, देखो ये एनर्जी लेवल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा लो एनर्जी लेवल में, तो दे इमिट सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशंस। अगर वो विजिबल है तो हम बोलेंगे अच्छा ये तो कलर्ड वाला कंपाउंड बन रहा है। अगर वो रेडिएशन विजिबल नहीं है तो कलर नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना बहुत जरूरी है ऊपर से नीचे लेवल में, तभी यहाँ पर ये रेडिएशंस इमिट होते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कलर्ड। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन में क्या होता है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था कि डी वाले में देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी वाले में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 ऑर्बिटल है, ये 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाते हैं, 2 और 3 या 3 और 2, ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते हैं आपस में, एंड दे इमिट सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशंस। अगर वो विजिबल रेडिएशंस है तो कलर तो हमारे को दिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना डी ट्रांजिशन। देखो Cu+, Zn2+, Cd2+ आर कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D10, अब मान लो
कि यहाँ पर पूरे पूरे फुल हो गए इलेक्ट्रॉन 10, डी की कैपेसिटी तो 10 होती है, डी ऑर्बिटल कैपेसिटी कितनी 10 होती है, यानी कि सारे फुलफिल है, एकदम ठसम ठस भरपूर है। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल जगह ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपस में घूम सके, राइट। यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपस में घूम सके, सारे हाउसफुल है। भाई जब हाउसफुल होगा तो कोई कहीं मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेक करना पड़ेगा बहुत बार, कहीं ये वाला मामला तो नहीं है हाउसफुल वाला। अगर हाउसफुल का मामला है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जगह ही नहीं है, यानी कि फिर वो नो कलर वाला केस है, नो कलर, ठीक है, नो कलर। लेकिन अगर ये अनपेयर्ड है, मान लो 10 की जगह 8 है, 7 है, 5 है, 4 है, तब तो पूरा हाउसफुल वाला केस नहीं हुआ ना, फिर तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव, उनके पास स्पेस है, तब वो कलर्ड आपको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कलर्ड आपको दिखा सकते हैं। चलो अच्छी बात है। आगे हम लोग सीखने वाले हैं, आगे हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। क्या सीखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो बने रहो बच्चों, जाना नहीं है और पूरा पूरा कंप्लीट करना है। ये अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। काफ़ी इजी वे में समझा रहा हूँ, इससे इजी वे में शायद आपको कहीं नहीं मिले, हो सकता है मिल भी जाए। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे अभी प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। हाँ तो बच्चों तैयार हो जाओ, हमारे को बनाना है, प्रिपेयर करना है पोटासियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। लैब में आप लोगों ने देखा होगा, ये थोड़ा ऑरेंज के जैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है इसका। तो बेसिकली इसकी जो कहानी शुरू होती है, बनता कैसे है, वो शुरू होती है क्रोमाइट ओर से। आयरन का एक ओर होता है जो हमें माइनिंग से मिलता है ना, माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना और मिनरल्स वगैरह वगैरह, तो वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है क्रोमाइट ओर से, ठीक है ना। क्रोमाइट ओर शायद आपको पता हो, शायद आपने कहीं देखा हो क्रोमाइट ओर क्या होता है। क्रोमाइट ओर नाम सुना है बच्चों, सुना तो होगा, ध्यान में हो सकता है नहीं हो अभी। क्रोमाइट ओर, तो क्रोमाइट ओर में आपको करना क्या है, पहले तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्रोमाइट क्या होता है, Fe(Cr2O4), ये क्रोमाइट होता है, ये ओर होता है ना, गंदा सा मटेरियल होता है क्रोमाइट ओर। इसमें हम लोग डालने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्लास 10 में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस कर दो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग काम, खूब सारा ऑक्सीजन उसमें देते हैं, तो ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। अब सोडियम क्या है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, है ना, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू आयरन, तो ये क्या करेगा, आयरन को यहाँ से भगा देगा और खुद जाके लग जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा Na2CrO4 ये बनेगा, Na2CrO4 ये बनता है, सोडियम क्रोमेट बोल सकते हैं इसको। प्लस आयरन भी बनता है Fe2O3, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है ना, आयरन ऑक्साइड भी बनता है, मतलब आयरन में जंग लग चुका होता है और वो डिस्कार्ड हो जाता है। तो हमारे को इससे मतलब है बस, ठीक है ना। ये था स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि जो Na2CrO4 है ना, इसमें डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि इसको एसिड में धो देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। इस प्लस क्या है, इस प्लस के साथ आप क्या लिख दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड होता है H2SO4। खैर हमें तो आयन से मतलब है ना, हमें आयन से मतलब पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप एरो दे दो, अब बना दो प्रोडक्ट, ठीक है ना। Na2Cr2O4 हमने एसिडिक मीडियम, इसको एसिड में खूब सारा धो दिया, तो ये बन जाएगा Na2Cr2O7, ये बन जाएगा, ठीक है ना। सोडियम जो था Na+ वो अलग हो जाएगा और वाटर यहाँ अलग हो जाएगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये स्टेप 2 की बात है, किसकी बात है, स्टेप 2। स्टेप 3 में भी बनेगा कुछ, दिख रहा है साफ साफ, विजिबिलिटी आ रही है, मैंने कलर चेंज कर दिया है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। तो इसमें अब हम लोग क्या बनाएंगे, ये मिल गया Na2Cr2O7, बनाना क्या हमारे को, K2Cr2O7,
यानी कि Na2 से भी ज्यादा रिएक्टिव चीज डालेंगे तो Na को तो भगा देगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, Na2Cr2O7 में KCl आप डाल दो, पोटासियम क्लोराइड, तो ये सोडियम को भगा देगा और आपको मिल जाएगा K2Cr2O7 मिल जाएगा और KCl मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, इसको ध्यान से लिख लो बच्चों, क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। KCl आपको अलग मिल गया, सॉरी NaCl अलग मिल जाएगा, KCl नहीं होगा बल्कि NaCl होगा। K तो यहाँ चला गया और Na के साथ Cl यहाँ पे अलग हो गया, तो ये हमारा बन गया K2Cr2O7। अब देखते हैं इसका काम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सब भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीडाइज करना किसी चीज को। तो कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने हैं वो भी हम लोग करेंगे, बने रहो और देखते रहो। पसंद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बहुत सारे बच्चे लाइक ही नहीं करते, हमें लगता है किसी ने पसंद नहीं आ रहा है क्या, या फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट ही नहीं करते, कोई हमें पता नहीं लगता तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। खराब भी लग रहा है तो कमेंट तो करो कि सर पसंद नहीं आया, कुछ और चाहिए, मज़ा नहीं आया, ये टॉपिक नहीं वो टॉपिक चाहिए, कुछ ना कुछ हलचल तो होनी चाहिए ना चैट बॉक्स में। तो बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे इसकी रिएक्शंस। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो बच्चों प्रिपरेशंस तो हम लोगों ने कर लिया, देख लिया, होपफुली याद भी हो गया होगा, उतना मुश्किल भी नहीं है। इसको 5 बार लिखोगे 5 मिनट में याद हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने हैं जो इससे रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें, अगर आपको बेसिक चीजें अगर आपको याद है, याद नहीं भी है तो मैं भी बता देता हूँ, उससे सारे रिएक्शन इसके हो जाएंगे। इससे रिलेटेड सारे रिएक्शन आपको करने भी चाहिए। देखते हैं क्या क्या है वो चीजें, रिएक्शंस। ठीक है ना, रिएक्शंस। तो रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने के पहले आपको ध्यान में क्या होनी चाहिए, K2Cr2O7, इसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन में काम करते हैं तो हमें सिर्फ आयन से मतलब है ना। जब भी हम लोग किसी एक्वस सॉल्यूशन में काम करते हैं तो क्या है, हमें सिर्फ आयन से मतलब है, यानी कि आपको सिर्फ आयनिक रिएक्शन ही आपको आने चाहिए, वही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ पोटासियम क्या होता है, K पे प्लस होता है, मालूम है, K पे सिंगल प्लस होता है। तो K2 का क्या मतलब हुआ, K2 का मतलब 2 प्लस हुआ। ठीक है ना, अगर मैं यहां से 2 प्लस को हटाऊं तो इसके ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस आएगा। ठीक है ना भाई, सिंगल K के लिए तो +1, 2K के लिए +2। अगर आप +2 को यहां से हटाओगे तो उसके ऊपर -2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि समझाने का मतलब ये हुआ कि Cr2O7 2- ऐसे लिखेंगे इसका आयनिक फॉर्म, पोटासियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म यही है। ठीक, इसमें अगर आप एसिड डालते हो, एसिडिक मीडियम यानी कि H+ आयन, एसिडिक मीडियम में ये आपको अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है Cr3+ में। ठीक है ना, ये अपनी मेमोरी में फिट करो, मेमोरी में फिट करो, क्या फिट करो कि Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, Cr3+। ठीक है, कोई भी हायर ऑक्साइड तो बहुत ही ज्यादा 7 ऑक्सीजन है, जो हायर ऑक्साइड होते हैं वो हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और वो एसिड के साथ बड़ा आसानी से रिएक्ट कर सकता है, खुद भी एसिडिक होता है वो, और रिएक्शन दे देगा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो देखो क्या बन गया, Cr3+ बन गया। अब मेमोरी में क्या फिट करना है, Cr2O7 2- विद द एसिडिक मीडियम इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू Cr3+। हो गया ना, ठीक है। और क्या क्या याद होनी चाहिए कि अगर आप I- को ऑक्सीडाइज करोगे तो आयोडीन बनाएगा। क्या बनाएगा, I-, नेगेटिव से 0 ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई भाई, नेगेटिव से 0 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो अगर आपको दिया जाए कि आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना है तो आपको खोपड़ी में क्या पिक्चर आनी चाहिए, I- से I2। Fe2+ को क्या बना देगा, Fe3+ बना देगा। 2+ से 3+ ऑक्सीडाइज हो गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। सी, अगर मैं H2S की बात करूं तो S बनाएगा। ठीक, हाइड्रोजन हट गया मींस ऑक्सीडाइज हो गया।
और क्या हो सकता है SN2+ को ये बना देगा SN4+, ठीक, SN2+ को बना देगा SN4+। अगर आपको ये बेसिक चीजें याद हैं तो ये आप पूरा रिएक्शन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। सपोज इसके लिए रिएक्शन लिखने को बोला जाएगा, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज आयोडीन 2I2, ठीक है। हो सकता है कभी सिर्फ आधा गिवन हो, I-, यानी कि ये कोई कंपाउंड दे सकता है, आपको बोला जाएगा कि HI रिएक्ट्स विद K2Cr2O7, इसका पूरा रिएक्शन लिखिए, ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। या फिर आपको दिया जाएगा कि FeCl2 रिएक्ट विद K2Cr2O7, ऐसा रिएक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तो बस ये वाली चीजें याद होनी चाहिए, आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले बात ये याद होनी चाहिए एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे Cr2O7 2-। चलो हम इसके लिए काम कर लेते हैं, इसके लिए काम कर लेते हैं। पहले हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट कराया गया विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमारे को तो ये मालूम है, यहाँ पर क्या डालेंगे, एसिडिक मीडियम डालेंगे और क्या बना लेंगे, Cr3+ बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ Cr2 है लेकिन Cr तो यहाँ सिंगल है। रिडॉक्स रिएक्शंस हम लोगों ने क्लास 11th में किया था बच्चों, बिल्कुल वही है। जिसको रिडॉक्स रिएक्शन याद है वो काफी आसानी से कर सकते हैं इसको, जिसको नहीं याद है यहाँ सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। Cr2 से Cr3+ बन गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे को Cr को ही तो बैलेंस करना होता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। सेंट्रल मैटर एटम क्रोमियम, इसी को तो बैलेंस करेंगे पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। यहाँ पे कितना है Cr के लिए और यहाँ पे कितना है, तो ध्यान से कर लेते हैं। यहाँ पे Cr के लिए मान लो आपके पास X है ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, मेरे को चेक करना पड़ता है, ओके फाइन। यहाँ पर Cr के लिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो X है तो ये 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है तो ये -14 हो जाएगा, 7 टाइम्स है। इस पूरे पे चार्ज कितना है, -2, ठीक। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 14 - 2 12 हो गए। दोनों को एटम को मिला दिया जाए तो 12 है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कितना है, 12 है, और यहाँ कितना है, 2 × 3+, यहाँ तो 6 है। 12 से 6 होना यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी यह पॉसिबल है ना। पॉजिटिव 12 से 6 होना यानी 6 तो खत्म हो गया ना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप क्या करोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दो। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है आपको, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप लिखोगे 6e-, ठीक है ना, 6e-, आप लिखोगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया Cr, यह तो ठीक है, ओके। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 7 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, ठीक ना, 7 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऐसा करने से इधर 14 हाइड्रोजन हो गया तो इधर भी 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप 14H+ डालोगे, क्या डालोगे, 14H+। इसको थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, प्लस करके 14H+, ठीक है। अब देखो सब कुछ बैलेंस हुआ, क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन 7 14 हाइड्रोजन, चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पे -2 है, ये -6 है, -8 में से 14+ चला गया, -8 और +14 तो +6, यहाँ +6 हो गया ना बैलेंस। चलो ऐसे बैलेंस हम लोग फिर अब आयोडीन के लिए कर लेंगे। I- becomes I2, तो पहले यहाँ 2 लगाओ, तभी तो पहले आयोडीन बैलेंस होंगे। यहाँ 2- है तो यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन करना, इधर ऐड करना पड़ेगा, जिधर माइनस है उसके उधर, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं बैलेंस करने के लिए। अब क्या करोगे, नेट रिएक्शन लिखोगे सच दैट इलेक्ट्रॉन अपीयरेंस जो है वो खत्म हो जाए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इनको ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है, तो हो गया बैलेंस, ये हो चुका है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो।
ऐसे बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे आपको। आप चाहो तो रिडॉक्स रिएक्शन वाला क्लास 11 वाला कर सकते हो, मैं उसका यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहां से आप सीख सकते हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसको पहले नोट कर लो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, आप कह सकते हो एमसीक्यूज है, ABCD 4 ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ जिंक फॉर नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बताओ, सोचो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सोचो 2 मिनट। वीडियो तो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सोचो, अगर आप क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मिल गया है तो इसका आंसर है बच्चों कि डी, जो जिंक है, जिंक का जो डी ऑर्बिटल है उसमें फुल्ली फिल्ड होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में 10 ही तो रह सकते हैं ना, और 10 का इलेक्ट्रॉन पूरा 10 उसमें फुल है। तो क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फुल हो तो हिलना बड़ा मुश्किल होता है ना, कॉम्पैक्ट हो गया वो, तो क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल, राइट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, ये पूरा फुलफिल है, सही बात है, तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। चलो दूसरा देखें। दूसरा क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4। ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किया था, याद होगा शायद आपको। ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, जीरो होता है ना चार्ज, जीरो। तो क्या लिखेंगे, निकल के, अगर निकल के लिए H ले लें तो 4 × 0। अब ये पूरा कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल ही तो है, तो X की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि निकल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक। चलो इजी हो गया है। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है खुद से करने लग जाओ, वीडियो को पॉज कर दो, अब खुद से ट्राई करो। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2, यानी कि 3D9 है उसके पास। Cu2 के पास क्या है, Cu2+ के पास क्या है, 3D9 है। कॉपर +1 के पास क्या है, 3D10 है, 3D10 है। Which of the following is correct? Cu2+ is more stable, Cu2 is less stable, Cu1 and 2 are equally stable। क्या ऐसा है क्या, बताइए कैसे होगा। देखो आयंस, हम लोग आयनिक रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं। ये जो Cu+ होता है ना, ये क्या करता है, Cu और Cu2+ बनाता है इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये बनाता है। तो ये जो Cu2+ है, इसके पास क्या है, हाई चार्ज है, ये सराउंड कर लेगा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो Cu2+ इज मोर स्टेबल। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था, देखो Cu+1 के पास 3D10 है, तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। लेकिन हम जब एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी की भी तो बात करते हैं। जो जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा वो तो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने अमीन्स में भी पढ़ा था, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद हो तो। अमीन्स की बेसिसिटी के लिए एक्वा सॉल्यूशन में कुछ और होता था, गैसियस फेज में कुछ और होता था। जब एक्वा सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखो इसके पास क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी है Cu2+, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, HOH होता है, यहाँ डेल नेगेटिव, या डेल पॉजिटिव, या डेल पॉजिटिव। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है जो इसको बहुत ज्यादा सराउंड में रखेंगे, और हाइड्रेशन एनर्जी उस केस में रिलीज होती है जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा वो चीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। जनरली बच्चे इसका नहीं लिख पाते हैं आंसर्स। हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, explain the following observations. Copper atom has completely filled d orbital in its ground state, yet it is regarded as a transition element. अरे भाई, कॉपर के लिए है ना, लेकिन कॉपर अगर हम +2 की बात करें तो D9 तो बना ही रहा है, ठीक है ना। अब ये टेक पार्ट कर सकता है फर्दर रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक में इसलिए क्योंकि ये अभी भी डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कर सकता है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी सारी दिखाएगा ये।
Cr2 plus is a stronger reducing agent than Fe2 plus in aqueous solution, ठीक है ना। Cr2 plus, तो अगर हम Cr2 plus की बात करें तो इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेते हैं। क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट में होता है 3d5 और 4s1 क्रोमियम के लिए। +2 का मतलब यहां से एक गया, यहां से एक गया, तो D में 4 बचा, ठीक है ना, बचा। और क्रोमियम 3 की अगर बात करें हम लोग, क्रोमियम 3 की बात करें तो इसके पास D3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने यहाँ से एक और निकाल दिया तो D3 बन गया। तो D3 तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये D3 ही तो बनना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आयरन में क्या है, आयरन में क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 26 होता है ना आयरन में तो इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो कितने होते हैं। अगर आप शुरू से देख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3b और 4s। 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 ये होता है। तो अगर आप Fe2 प्लस की बात करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओगे तो इसके पास क्या बनेगा, Fe2 प्लस के पास क्या बनेगा, D6 बनेगा, ठीक है। इसमें से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करता है तो क्या बनेगा, Fe3 प्लस बनेगा, यानी कि D5 बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, फिर से ध्यान से देखना एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन में देखो Cr3 प्लस में D3 इलेक्ट्रॉन है, D में तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी के बॉक्स खाली हैं, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा D3 एज कम्पेयर टू D5। D5 में तो एक इलेक्ट्रॉन है, वाटर मॉलिक्यूल को आने नहीं देगा वो तो, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कम होगी। तो जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएगा वही जीतेगा, उसी के पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो इस केस में दिस इज हाईली स्टेबल देन दिस वन इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर ये भागेगा, इसके पहले ये ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर भागेगा, बोलेगा भाई मैं जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को मुक्त करो। तो एक इलेक्ट्रॉन देने में ही आगे निकल जाएगा क्रोमियम। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, जो ऑक्सीडाइजिंग, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और अगले को इलेक्ट्रॉन की जिसको जरूरत हो वो ले लेगा। तो क्या बोलेंगे, Cr2 प्लस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस। जो इलेक्ट्रॉन फटाफट दे दे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा टाइम लगाए उसको बोलेंगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कमेंट भी करो, ताकि और मुझे हिम्मत मिले तो और भी मैं अच्छा काम करूँ आपके लिए। और बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मैं डेली अपडेट दूंगा कुछ ना कुछ। रिएक्शंस की जहां तक बात है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, MnO4 का डिस्कस नहीं किया है, लेकिन कर लो, ये भी बहुत आसान है। लॉलीपॉप देखो, MnO4 माइनस क्या देता है, Mn2 प्लस देता है एसिडिक मीडियम में। बाकी आपको पता है बैलेंस कैसे करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं क्लास में, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे रिएक्शन किए हुए हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, तो बड़े आराम से बड़े प्यार से आप कर सकते हो। हाँ, कलर्ड वाला मैंने बता दिया, डी ट्रांजिशन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। MnO इज बेसिक while Mn2O7 इज एसिडिक, ठीक, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो MnO, देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ना बेसिक होते हैं। MnO का मतलब हो गया O पे तो -2 होता है, तो मैंगनीज में कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमेशा बेसिक। इसमें क्या है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकाल के आप देख लो, कोऑर्डिनेशन के बारे में सीखा है बहुत बार। जहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया वो कंपाउंड हो जाता है एसिडिक। तो क्या बोलेंगे इसमें, आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस इन MnO the oxidation state is lower, that is +2, which is basic in nature. Oxidation state +7, बहुत higher oxidation state है, that's why it is acidic in nature. Calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution medium if its atomic number is 26. ये तो आयरन की बात हो रही है, atomic number is 26, तो 26 का क्या मतलब हो गया, 3D और 4S, ये 2 और ये 6, ठीक। तो इसमें आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, डिनोटेड बाय म्यू,
अंडर रूट n इंटू एन प्लस वन, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो 3d6 है ना, 5 बॉक्सेस बना लो, डी के तो 5 बॉक्स होता ही है ना, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो अनपेयर्ड वाले कितने रह गए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका पेयर ही नहीं है, अनपेयर्ड है, तो यहाँ अनपेयर्ड ही तो लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट ऑफ 20, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आ गया आपका, आ गया ना दिस इज। लेकिन ये Fe के लिए आया है, इसमें क्या पूछा गया है, डाइवैलेंटाइन। ये डाइवैलेंट के लिए क्या होगा, यहां से निकाल देंगे हम लोग, तो अभी भी D6 ही रहेगा, ठीक है ना, तो अंडर रूट 20 ही उसका आंसर रहेगा, घबराओ नहीं, है ना, इजी इजी क्वेश्चन आंसर। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा, ये पूरा वीडियो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, थोड़ा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ए ब्लॉक के भी देख लेंगे। यहाँ पे बोला गया है, ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 प्लस Mn2 प्लस कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस, ठीक है ना। देखो सब कुछ यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो Mn में क्या होता है, मैंगनीज में जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 25। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या मिलेगा, 3d5 मिलेगा, 4s2 मिलेगा ना। अगर आप Mn2 प्लस की बात करते हो, Mn2 प्लस की बात करते हो, तो ये 3d5 मिलेगा और 4s0 मिलेगा, ठीक है ना। ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो यहाँ पर Mn2 प्लस देखो, Mn2 प्लस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये बहुत स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, यानी कि Mn3 प्लस से Mn2 प्लस, यानी कि स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, ये अच्छी बात है ना। जो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा उसका जो इनर्ट वैल्यू होगा बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इजी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस का आप देखो, अगर आप आयरन की बात करो, अभी अभी हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और क्या होता है 4s2, ये होता है बिल्कुल मैंगनीज का पड़ोसी ही तो है आयरन, इसका 25 इसका 26, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप Fe2 प्लस की बात करोगे, Fe2 प्लस की बात करोगे तो इसको मिलेगा 3d6, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो 3d5, कौन ज्यादा स्टेबल है, Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। दिस 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d6, इसलिए इसका इनर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, होना भी चाहिए। आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। देखो कॉपर में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, पूरा पेयर्ड है, लेकिन आप आयरन में देखो, आयरन में अनपेयर्ड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ज्यादा अनपेयर्ड होंगे तो ज्यादा बॉन्डिंग बनाएंगे आसपास के एटम से, और वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, ठीक। Sc3 प्लस इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन whereas Tr3 प्लस इज कलर्ड। भाई स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर उसका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो क्या मिलता है आपको, आपका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो गायब, मिलेंगे ही नहीं। स्कैंडियम 21 होता है, स्कैंडियम 21 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो उसका डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन सा कलर, काहे का कलर। लेकिन Ti3 प्लस में आपको डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है जो कि घूमते फिरते रहते हैं, डी ट्रांजिशन इसमें होता है, तो जिसमें डी ट्रांजिशन होगा वो कलर्ड होगा। इसको नोट कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन ए ब्लॉक के भी कर लेते हैं। हेलो बच्चों, तो डी ब्लॉक के साथ साथ ए ब्लॉक भी आता है, तो इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे चीजें इसमें आती हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होनी चाहिए, वो आप देख सकते हो, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में इंटर करेगा, तभी तो बोलते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको ये याद होनी चाहिए, क्या कि याद होनी चाहिए, मार्क कर लो, मेमोरी बेस्ड, ये आपको याद होनी चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एफ, ये पूरा का पूरा याद है। 4f में 1 से लेकर 14 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5d में 0 से 1 तक, फिर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि गो थ्रू हो जाए। हाईली डेंस मेटल, सॉफ्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, फॉर्म एलॉयज इजिली विद दी अदर मेटल्स, काफी आसानी से मिल जाते हैं और एलॉय बना देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अमॉन्ग लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम 3+ यानी पहला मेंबर है, लुटेशियम 3+ विच है 40 एंड 4a15, इसमें है ही नहीं, इसमें पूरा फुलफिल है। इलेक्ट्रॉनिक डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक में दो प्रॉपर्टी होती है, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक क्या होता है, जिसके पास पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें? पूछ सकते हैं कौन सा डाईमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो आप आंसर दे सकते हो। Atomic and ionic sizes, with increasing atomic number the atomic and ionic radii decreases, छोटा होता चला जाता है। अब देखो ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज छोटा होता चला जाता है। इसका रीजन पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखो न्यूक्लियस ये है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता है। जैसे घर में क्या होता है, मान लो पापा मारने को आए बच्चे को, मॉम ने बचा लिया या किसी भाई बहन ने बचा लिया, तो ये बचाने वाला काम नहीं हो पा रहा है। ये न्यूक्लियस, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स से बचा नहीं पा रहा है। न्यूक्लियस तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, वो तो पॉजिटिव होता है, वो आउटरमोस्ट को खींच लेता है अपनी तरफ और साइज को छोटा बना देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोटा बना देता है। ठीक है ना, लेकिन अगर बीच वाला बचा ले, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बचा ले, फिर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां तक पहुंच नहीं पाएगा ना, बचा नहीं, वहां तक उसको अट्रैक्ट करके ला नहीं पाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। बीच में जो इलेक्ट्रॉन है दे एक्ट एज ए स्क्रीन, लेकिन वो स्क्रीन अगर इफेक्टिव ना हो, बचा नहीं पाए, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन काफी पास आ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पर बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। A steady decrease in the size of lanthanoids with increase in atomic number is known as lanthanoid contraction. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें यही एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आते हैं जनरली कि व्हाट इज lanthanoid contraction। ठीक है ना, इसमें lanthanoid कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ lanthanoid contraction। lanthanoid contraction जो होता है इससे क्या होता है, इससे इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका रिजल्ट क्या है, तो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लीड्स टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग लैंथेनॉइड्स। अब देखो सब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो गया, सबका साइज लगभग आसपास ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए उनको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला पॉइंट है, इट लीड्स टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग लैंथेनॉइड्स, सिमिलर ही होने लगे। जैसे क्या, चाइना जाओ तो सारे के साथ चाइनीज दिखेंगे आपको, सारे एक जैसे लगते हैं, हम लोगों को तो सारे जैसे ही लगते हैं, तो इस फैक्टर से आप याद कर सकते हो। जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सेम प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियस। बताइए, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, अब डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केमिकल सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स बिकम डिफिकल्ट, बात सही है, जो डिस्टिंग्विश करना ही मुश्किल हो जाए तो उनको अलग अलग सेपरेट करना टफ जॉब है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी काफी सिमिलर, काफी इस पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों ने मेन कर चुके हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको डी और एफ ब्लॉक में कमाल मिल जाएगा बच्चों, बिलीव मी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।